नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है एस्ट्रो ज्योतिष स्टडी में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दशाएँ कौन-कौन सी हैं, किस प्रकार से हम तिथि निर्धारण करते हैं, सूर्य और चंद्रमा के अंतर से किस प्रकार से अलग-अलग तिथियाँ तय की जाती हैं, पंचांग के अलग-अलग कौन से हिस्से हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं विंशोत्तरी दशा से। सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है ज्योतिष में महादशा, जो करीब-करीब सभी ज्योतिषविद जिसके बारे में बताते हैं, वो है विंशोत्तरी दशा। विंशोत्तरी ये एक प्रकार से 2 शब्दों का मिला-जुला रूप है। 100 और 20 ये मिलाकर विंशोत्तरी बन जाता है, तो ये 120 वर्ष की दशा मानी जाती है। तो महर्षि पराशर ने बृहत्पराशर शास्त्र में अनेक प्रकार की दशाओं का वर्णन किया है, जिनमें से विंशोत्तरी दशा हिंदू ज्योतिषियों द्वारा सबसे अधिक प्रयोग की गई। संस्कृत में विंशोत्तरी का अर्थ है 120 वर्ष। हर ग्रह को 3 नक्षत्रों का स्वामित्व तथा निश्चित वर्ष दिए गए हैं, जिनका कुल योग 120 वर्ष बनता है। अतः विंशोत्तरी दशा पद्धति ग्रहों की कुल 120 वर्ष दशाओं को लेकर चलती है। विंशोत्तरी दशा घटनाओं के समय निर्धारण में बड़े पैमाने पर सफल हुई है। जन्म के समय चंद्रमा का भोगांश माने डिग्री के जो नक्षत्र प्राप्त होता है, उसके अनुसार ही जन्मकालीन विंशोत्तरी दशा का निर्धारण होता है। नक्षत्र का बीता हुआ अंश भुक्त दशा तथा नक्षत्र का बचा हुआ अंश भोग्य दशा का निर्धारण करता है। वो हम और भी एक वीडियो में श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष के ऑलरेडी जब हमने लग्न निकालना सीखा था, रिकॉर्ड कर चुके हैं कि क्या भोग्य दशा है और क्या भुक्त दशा है। भोग्य दशा ही जन्मकालीन दशा शेष कही जाती है। जन्म नक्षत्र के स्वामी से प्रारंभ करके आगे की दशा का निर्धारण करते हैं। तो इसमें हम यदि नक्षत्र देखें, ग्रह देखें, तो देखिए हम इसमें पहला जो मानते हैं अश्वनी नक्षत्र, ठीक हो गया। इस अश्वनी और उसके बाद भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा और फिर आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, ठीक हो गया। और यही ऑर्डर फिर रिपीट होगा, क्योंकि 27 नक्षत्र तो ये ऐसे 9 इस प्रकार से डिवीजन है। तो पहला जो डिवीजन कह ले अश्वनी, मघा, मूला, इनका ग्रह केतु है। दशा वर्ष 7 वर्ष। और भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा, ध्यान रखना है इसमें केवल ये विंशोत्तरी ग्रह समझना है, ठीक हो गया। तो इनका विंशोत्तरी ग्रह क्या है? शुक्र। लेकिन इसके वैदिक देवता की बात करेंगे तो अलग है। जैसे अश्वनी का वैदिक देवता केतु नहीं है, अश्वनी कुमार। अश्वनी कुमार के ही अवतार माने जाते हैं नकुल सहदेव, तो वो समझना है। और दशा वर्ष में सबसे अधिक दशा वर्ष शुक्र महाराज की है। इसी प्रकार कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा ग्रह सूर्य है, लेकिन इसका जो वैदिक देवता वो अलग है। 6 वर्ष दशा वर्ष माना जाता है। सबसे कम जो दशा वर्ष है वो सूर्य को मिला है। सबसे ज्यादा दशा वर्ष विंशोत्तरी दशा में शुक्र को मिला। तो आप इससे एक बात का और अंदाजा लगा सकते हैं, यदि आपके चार्ट में शुक्र महाराज आपके अच्छे हो जाते हैं और योग कारक जैसे प्लैनेट है, तो वो 20 साल उनकी महादशा आ जाती है, तो वो बहुत लंबी अवधि रहेगी। और उसी की तुलना में यदि आपके सूर्य जो हैं वो कहीं आपको ऐसा लगता है कमजोर पड़ गए हैं, तो वो अवधि यदि आप देख रहे हैं या झेल रहे हैं, तो वो अवधि महादशा की 6 वर्ष की ही है। तो ये अंतर ध्यान रखना है। और रोहिणी, हस्त, श्रवण ये ग्रह माने जाते हैं चंद्रमा, 10 वर्ष का समय है इनका। मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा मंगल ग्रह, विंशोत्तरी ग्रह, 7 वर्ष की अवधि है। इन्हें सूर्य के बाद जो अवधि काल बड़ा है वो मंगल का है। आद्रा माने सूर्य की सबसे कम है, उसके बाद थोड़ी सी ज्यादा मंगल की, यानी 1 वर्ष का अंतर है।
आद्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्र, ये राहु के नक्षत्र माने जाते हैं 18 वर्ष। और पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपद, ये गुरु के नक्षत्र माने जाते हैं 16 वर्ष। पुष्य, अनुराधा, उत्तर भाद्रपद, ये शनि के नक्षत्र माने जाते हैं। इसकी अवधि शुक्र के बाद दूसरे नंबर पर इसके वर्ष हैं 19 वर्ष। शुक्र की अवधि जैसे 20 वर्ष है तो शनि की 19 वर्ष। आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, बुध के नक्षत्र हैं और 17 वर्ष। आगे बढ़ते हैं महादशा। महादशा विंशोत्तरी दशा में अलग अलग ग्रहों की निर्धारित दशा, जिसका कुल योग 120 बनता है, महादशा कहलाती है। महादशा की अवधि 6 वर्ष से 20 वर्ष तक की हो सकती है। अतः फलित में इस अवधि को छोटे छोटे भाग में विभाजित करने की आवश्यकता पड़ती है, जिसे अंतरदशा कहा जाता है। वो मैंने पहले भी हमारे दूसरे चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में समझाया है कि इट इज लाइक महादशा बदल गई तो जैसे इंडिया में फेडरल सिस्टम में केंद्रीय ढांचे में बोलते हैं ना, केंद्र सरकार बदल गई, तो वो महादशा। और केंद्र के नीचे जो राज्य सरकारें हैं वो एक प्रकार से अंतरदशा वाला पार्ट निभा रही है। तो जो हमारे रूटीन के इस प्रकार के प्रश्न हैं, जॉब बदलना और इस प्रकार, तो वो हम ज्यादातर प्रश्नों के अंतरदशा में देखते हैं। कोई बिग चेंज, मेजर चेंज है, कोई बहुत बड़ा चेंज है, तो वो हम केंद्र सरकार यानी महादशा बदलने पर उसका निर्धारण करते हैं। बाकी सामान्यतः जो भी जातक प्रश्न करता है उसके 90 to 95% जो क्वेश्चन है उसके माने अंतरदशा में उसका आंसर मिल जाता है। जन्म के समय में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसके स्वामी ग्रह की महादशा कही जाती है। कि अगर कोई अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुआ है, चाहे अश्विनी नक्षत्र का आखिरी पद चल रहा था, तो भी उसको जो पहली महादशा मिलेगी वो अश्विनी नक्षत्र का जो विंशोत्तरी ग्रह है वो क्या है, केतु। तो केतु की उसको महादशा से शुरुआत होगी। जिस ग्रह की महादशा होती है उसी ग्रह की पहली अंतरदशा भी होती है। जिस ग्रह की अंतरदशा होती है उसी ग्रह की पहली प्रत्यंतर दशा भी होती है, यानी फर्दर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और फिर हम उसको फर्दर एक प्रकार से डिवाइड कर लें तो हमारे एरिया का मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कह लें, उसके साथ हमारा कितना समन्वय बन रहा है। ठीक हो गया। तो इस प्रकार से हम फर्दर ऐसा डिवाइड करते हैं। जिस ग्रह की प्रत्यंतर दशा होती है उसी ग्रह की पहली सूक्ष्म दशा होती है, फिर हम उसको फर्दर सूक्ष्म दशा में डिवाइड कर सकते हैं। फिर प्राण दशा, तो ऐसे प्राण दशा का माने वो जो 3-4 दिन का अंतराल में बदलता रहता है। जिस ग्रह की सूक्ष्म दशा होती है उसी ग्रह की पहली प्राण दशा होती है। तो जो विंशोत्तरी दशाएं हैं उनमें जो सबसे छोटी दशाएं हैं, जिसमें आपको 1 हफ्ता, 5 दिन, 6 दिन का अंतराल समझना हो, तो वो प्राण दशा से समझा जाता है। और प्राण दशा से बड़ा डिवीजन है वो सूक्ष्म दशा का डिवीजन है, जिसमें 1 हफ्ता, 10 दिन, 12 दिन ऐसे चीजें देखी जाती हैं। और प्रत्यंतर दशा है 3 महीना, 2 महीना, इस प्रकार की चीजें हम प्रत्यंतर दशा। और अंतरदशा है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 2.5 वर्ष, इस प्रकार अंतरदशा समझना है। अमूमन हम सूक्ष्म दशा और प्राण दशा का विश्लेषण छोड़ देते हैं, माने प्राय सामान्यता फिर उसको थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बट कभी कभी हम इसका निर्धारण कर भी सकते हैं जब हम इसका बहुत अभ्यास कर लें। महादशा, अंतरदशा का जब आप बहुत अभ्यास कर लेंगे फिर आप धीरे धीरे अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे प्रत्यंतर, सूक्ष्म और प्राण दशाओं को। लेकिन आप शुरुआत में ही आप सीधा प्राण दशा देखना शुरू कर देंगे तो आप फिर उलझ जाएंगे। आपको लगेगा यार महादशा बड़ी सपोर्टिव है, ग्रह अच्छा लग रहा है, प्राण दशा एकदम नेगेटिव है, तो क्या होगा, ये तो समय अच्छा नहीं जाएगा। लेकिन आप भूल रहे हैं कि वो केवल 2 या 3 दिन की बात कर रहा था। ठीक हो गया। तो और माने एक प्रकार से कोई डिलीवरी बॉय की तरह प्राण दशा का समय काम करता है। अब डिलीवरी बॉय को तो डिलीवर करना बाध्य है, वो डिलीवर करने के लिए, चाहे वो फेवरेबल है या नहीं है। आप समझ रहे हैं, शुक्र की यदि महादशा है और प्राण दशा सूर्य की है, तो भी आप सूर्य को यदि तवज्जो देने लग जाएंगे चार्ट में तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। केवल आपको यह देखना है कि भाई वो तो डिलीवरी बॉय है, अभी डिलीवर करने आया है। अब वो 3 दिन डिलीवरी अटका सकता है, बस इतना ही कर सकता है, और तो वो कुछ कर नहीं सकता है। अगर वो अनफेवरेबल है तो डिलीवर तो उसको होना ही है। तो ये इस प्रकार से
थोड़ा, माने इसीलिए हम कहते हैं पहले आप महादशा और अंतरदशा को ही बारीकी से समझें। जब आप इसमें पारंगत हो जाएं, जब आप इसमें 6-7 वर्ष बिता लें, इसको अच्छे से देखने लग जाएं, फिर आप धीरे धीरे अंतरदशा के नीचे प्रत्यंतर, फिर उसके नीचे सूक्ष्म और उसके नीचे प्राण दशा पर भी विस्तार कर सकते हैं। तो हम 100% सही जन्म समय का ज्ञात नहीं होता। इसका एक कारण और ये भी है, अब इसमें आप चैनल में भी पाएंगे कई जातक ये कहते हैं कि सर मेरा फलित जो मैच नहीं कर रहा है। जैसे उसको लग रहा है कि मैं तो मेष लग्न में पैदा हुआ हूं और मेष लग्न का फलित हमने किसी ग्रह का किया और कह रहा है सर बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। अब उसको क्योंकि जन्म समय की परिभाषा ही नहीं पता है, उसको घर वालों से जो भी जन्म मिला, कहता जी मेरा जन्म सुबह 8 बजे हुआ है, बस उसको इतना ही पता है, कहाँ पैदा हुआ कैसे, उसको कुछ ऐसा और ज्यादा विस्तार से कि भाई क्या मेरे घर वाले उसको जन्म समय को इंपॉर्टेंस देते भी थे कि नहीं देते थे। अक्सर मैंने देखा है जो इस प्रकार के जन्म होते हैं ठीक 8 बजे ठीक 9 बजे, उनमें गलती की गुंजाइश काफी रहती है। भाई जन्म समय तो हम इसको मान सकते थे 8:56 या 7:58, तो इसका माने काफी ज्यादा एक्यूरेसी रखी गई है। और उसमें भी फिर हम शरीर अलग हो गया है उसको जन्म वो कैसे मान रहा है। ठीक हो गया कि भाई एक अलग शरीर हो गया, योनि से निकलने के बाद जब उसको एक आइडेंटिकल बॉडी बना दिया जाएगा तभी उसको जन्म समय हम मान रहे हैं। तो ये भी इसमें भी अंतर हो जाता है कि भाई कई दफा हॉस्पिटल में भी डॉक्टर पहले बच्चे की सेफ्टी इंश्योर कर लेता है अच्छे से, उसमें चाहे उसको 5-7 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, उसके बाद ही बाहर कोई खबर आ पाती कि हाँ भाई आपको बेबी हुआ है। तो कई बार 7 से 5 मिनट का जो अंतराल होता है इसमें हमारा आइदर D9 चार्ट बदल जाता है या अगर संधि काल में जन्म हो रहा हो तो हमारा लग्न ही बदल जाता है। तो इसीलिए जब हम मैचिंग कर रहे हैं हमें लग रहा है यार ये तो 4 बजे मेरा जन्म हुआ तो मैच ही नहीं कर रहा है, मेरा लग्न का वीडियो या लग्न के दूसरे भाव में शनि का फलित मैच नहीं कर रहा है। तो उसको आप फिर से एक बार चेक करें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जन्म समय बस आप सुनते चले आए और आपने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया है। इसलिए जन्म समय करेक्ट होना हमारे लिए बेहद जरूरी है। प्राण दशा सूक्ष्म दशा तो बाद की बात है, उसका लग्न और उसके जो डिविजनल चार्ट्स हैं वो भी गलत हो जाएंगे। तो आप इसलिए हम एक बफर भी लेकर चलते हैं जब भी हम कुछ अंतरदशा भी बात करते हैं, प्रत्यंतर दशा भी बात करते हैं, उसमें भी हम कह देते हैं भाई वैसे अगर स्ट्रिक्टली फॉलो करें आपका जन्म समय तो 14 अप्रैल को वो आपको मिलना चाहिए था। बट आप इसमें 1 महीने का बफर लेकर चलें कि वो 14 मई तक भी आप परेशान ना हो, क्योंकि हो सकता है भाई मैंने जैसे बोला कि अगर जन्म समय में 2 से 3 मिनट का एरर आ गया है तो इसी प्रकार से दशाओं में भी 20 से 25 दिन का अंतर प्रत्यंतर दशाओं में अंतर आ गया होगा। तो उस अंतर को भापते हुए एक एस्ट्रोलॉजर को एक यानी स्ट्रिक्ट जो डेट बताएगा दशा में वो तभी बताएगा एस्ट्रोलॉजर जब जन्म समय एकदम एक्यूरेट है। अदरवाइज वो गाइडलाइन जरूर कहेगा कि अगर आपने जो मुझे जन्म समय दिया उस अकॉर्डिंग तो 14 अप्रैल को हो जाना चाहिए था, बट आप 14 मई तक भी एक बफर लेकर चलें क्योंकि आपका जन्म समय थोड़ा भी बदलता है तो उसमें फिर अंतर आ सकता है और ये पहले भी हो सकता है, ये ध्यान देने वाली बात है। 1 महीना पहले भी हो सकता है क्योंकि अगर वही सेम बात है वो 2-3 मिनट पहले है या 2-3 मिनट बाद है, ये तो प्रकृति ही जानती है कि जो एस्ट्रोलॉजर को जो समय दिया है और वो कह रहा है नहीं सर विश्वास से एकदम सही है, लेकिन अगर एक्चुअल में वो सही नहीं है, चाहे वो हॉस्पिटल में हुआ है चाहे उसको कहीं मिला है, तो इसलिए हम 1 महीने का 2 महीने का जो बफर है अंतर प्रत्यंतर दशाओं में वो लेकर चलते हैं। फिर आता है महादशा शेष निकालने का सूत्र। भाई महादशा जो बच गई है वो किस प्रकार से निकाली जाती है। हर नक्षत्र का कुल मान 13 डिग्री 20 मिनट का होता है, यानी 13 अंश 20 कला। तो 13 को हमने 60 से गुणा कर दिया और प्लस फिर 20, तो 800 कलाएं बच गई। ठीक है, 800 कला, हम ये भी कह सकते हैं 800 मिनट। ध्यान देना है ये एक प्रकार से रेडियन एंगल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, 800 कला या 800 मिनट। इसे का मान लेते हैं। जन्म नक्षत्र जितना भाग चंद्रमा ने भोगना है उसे खा मान लेते हैं। खा इंटू में जन्म नक्षत्र दशा वर्ष, तो ये वर्ष में निकाला जाएगा। तो अंतरदशा निकालने का सूत्र,
इसको ऑलरेडी हम हमारे चैनल में रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो आप हमारे श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में भी जाकर ग्रहों का गणित वाला प्लेलिस्ट है, वहां आपको करेक्ट अच्छे से निकालना आ जाएगा। तो अंतरदशा निकालने का सूत्र क्या है? महादशा इंटू महादशा डिवाइडेड बाय 120 गुणा 12, तो ये इतने महीने में अंतरदशा समय निकल आएगा। तो आप इसको थोड़ा और सरल कर दे तो महादशा गुणा महादशा डिवाइडेड बाय 10, तो ये महीने में अंतरदशा निकल आया। तो जिसकी महादशा शुरुआत की गई है उसी की महादशा अपॉन में 10, तो ये अंतरदशा आ जाएगी। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं प्रत्यंतर दशा निकालने का सूत्र। प्रत्यंतर दशा में महादशा इंटू महादशा इंटू महादशा अपॉन 120 इंटू 12 इंटू 30, तो ये दिनों में निकलेगा। इसको सॉल्व करने के बाद आप प्रत्यंतर दशा को महादशा इंटू महादशा अपॉन में 40 कर देंगे, तो ये दिनों में आ जाएगा। यानी जिस ग्रह की महादशा है उसके अंतराल को, ठीक हो गया भाई, जैसे शुक्र की महादशा है तो 20 गुणा 20 गुणा 20 अपॉन में 40, तो ये दिनों में निकल जाएगा। ठीक आया। फिर उसके बाद सूक्ष्म दशा, तो सूक्ष्म दशा के लिए महादशा इंटू महादशा इंटू महादशा इंटू महादशा, और ये जो समय निकलेगा ये घंटों में निकलेगा। उसके बाद 120 डिवाइडेड बाय और 120 इंटू में 12, 30 और 24 आवर्स। तो जब ये हम इसको सॉल्व करेंगे तो इजी करने के बाद इसको महादशा 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 4 बार अपॉन में 200, ये घंटों में आ जाएगा। तो ये सूक्ष्म दशा निकालने के लिए। और इसी प्रकार से प्राण दशा आप निकालना चाहते हैं तो महादशा को 1 2 3 4 5 बार इसको मल्टीप्लाई किया इंटू में कितने महीने, 12 महीने 30 दिन 24 घंटे 60 मिनट, क्योंकि ये मिनट्स में निकालना है। और डिवीजन में रहेगा 120 120 120 120 4 बार। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, महादशा को हमने 5 बार मल्टीप्लाई करना है, जितना भी ड्यूरेशन, जैसे मान लीजिए सूर्य के लिए निकाल रहे हैं तो फिर ये महादशा में क्या लिखेंगे, 6 मान लेंगे, क्योंकि आपने विंशोत्तरी दशा में देखा था महादशा सूर्य के लिए जो समय अंतराल है वो 6 वर्ष का है। तो 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, तो ये 5 बार 6 करना है अपॉन में 400, ये मिनटों में निकल जाएगा। ठीक हो गया। अब आता है योगिनी दशा। योगिनी दशा भी जन्म के समय चंद्रमा के नक्षत्र पर आधारित होती है। जिस प्रकार विंशोत्तरी दशा 120 वर्ष काल की दशाएं होती हैं, उसी प्रकार योगिनी दशा कुल 36 वर्ष की होती है। इसके बाद पुनः शुरू हो जाती है, माने वो फिर बार बार रिपीट होना शुरू हो जाती है। 36 वर्ष। इसमें 8 ग्रहों के स्वामित्व होते हैं। केतु को दशा स्वामी नहीं बनाया जाता है योगिनी दशा में। ठीक हो गया। तो क्या क्या है, मंगला पहली दशा को बोलते हैं मंगला, ये चंद्रमा रूल करता है और इसका सिंपल है, दशा वर्ष 1 2 3 4 5 6, यानी सिंपल ही बढ़ रहा है। ठीक हो गया। तो एक एक वर्ष के हिसाब से जो जिस सीरियल नंबर पर आ रहा है क्रम संख्या, तो मंगला जब दशा होगी योगिनी में तो उसका माने चंद्रमा, पिंगला सूर्य की, धान्या गुरु की, भ्रामरी मंगल की, भद्रिका बुध की, और आप समझ रहे 5वें नंबर पर आ रहा है तो 5 वर्ष की भद्रिका दशा होगी, उल्का शनि की, सिद्धा शुक्र की, संकटा राहु की। तो हम ये बात समझ सकते हैं कि योगिनी दशा सबसे लंबी जो मानी जाती है संकटा, वो राहु उसका रूलिंग प्लैनेट है, और सबसे छोटी जो मानी जाती है वो चंद्रमा की मंगला दशा है, 1 वर्ष की होती है। योगिनी दशा निकालने के नियम, पता करें कि जन्म के समय चंद्रमा का भोगांश क्या है, माने उसका कितना डिग्री है, उनका नक्षत्र क्या है, पता करें कि वह नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र से कितना आगे है, जितना आगे है उस संख्या में 3 और जोड़ें, जोड़ के जो अंक मिले उसे 8 से भाग दें, और भाग देने के बाद जो शेष अंक बचेगा वही योगिनी दशा होगी। मान लीजिए जैसे 3 बचा तो तीसरी योगिनी दशा चल रही है, 4 बचा तो चौथी योगिनी दशा चल रही है, 1 बचा तो पहली योगिनी दशा चल रही है। ठीक हो गया। तो इस प्रकार से
समझना है। और फिर इसमें एक उदाहरण प्रश्न भी दिया है, लेकिन अभी हम इस उदाहरण प्रश्न में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। उसका एक हमने एक प्रोटोटाइप जो है वो चैनल में पहले भी रिकॉर्ड किया हुआ है, श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में, ग्रहों के गणित में। अब बात कर लेते हैं राहु और केतु की। राहु और केतु को हिंदू ज्योतिष में एक ग्रह माना गया है। यह भौतिक पिंड ना होकर क्रांति वृत्त पे दो संवेदनशील बिंदु हैं। यानी वास्तव में कोई फिजिकल प्लैनेट नहीं है, ये एक प्रकार का शैडो मान लें आप, या कोई इंटरसेक्ट पॉइंट है राहु और केतु। तो किस प्रकार हम राहु केतु को यहां समझते हैं भारतीय ज्योतिष में? चंद्रमा अपने कक्षा में दक्षिण से उत्तर की ओर गति करता हुआ क्रांति वृत्त को काटता है, तो यह कटाव बिंदु यानी इंटरसेक्ट पॉइंट ही राहु कहलाता है। ठीक इस बिंदु के 180 डिग्री पर जब चंद्रमा उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए क्रांति वृत्त को काटता है तो उसे केतु कहा जाता है। तो जो इंटरसेक्ट पॉइंट है, ये डायग्राम के जरिए समझा रखा है कि जो चंद्रमा है और ये रवि मार्ग है, ठीक हो गया। क्योंकि आपने देखा था रवि मार्ग के अनुसार हम जिस प्रकार से ये काट रहा है उस रवि मार्ग को, तो जिस पॉइंट पर ये चंद्रमा का और रवि मार्ग का कटान बिंदु है, इंटरसेक्ट पॉइंट है, उसी को हम राहु और केतु की संज्ञा देते हैं, ठीक हो गया। और उसी प्रकार से इनको भी मूव करते हुए ये इंटरसेक्ट इमेजिनरी पॉइंट मूव करते हुए प्रतीत होता है। वास्तव में यहाँ कोई ऐसा प्लैनेट या कोई भौतिक ऐसा पिंड नहीं है। चंद्रमा की कक्षा क्रांति वृत्त पे झुकी हुई है, इसी कारण क्रांति वृत्त को काटते समय प्रत्येक बार सूर्य, पृथ्वी व चंद्र एक सरल रेखा में नहीं पड़ते। माने अगर इस प्रकार होता तो वो हर बार एक ही लाइन में अलाइन हो जाते और ग्रहण की स्थिति बन जाती, नहीं पड़ते, तथा ग्रहण की स्थिति प्रत्येक समय नहीं बनती। इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता, इसीलिए इन्हें छाया ग्रह, राहु केतु को छाया ग्रह कहा जाता है। ये दोनों बिंदु कांति वृत्त पर स्थित हैं, अतः इनका शर शून्य होता है। आकाश में हाय स्थिर बिंदु नहीं है, ठीक हो गया। मतलब और कोई ऐसा बिंदु दूसरा नहीं मानते। इसकी औसत वार्षिक गति 19 अंश 30 कला 19 डिग्री 30 मिनट, तथा इनको पृथ्वी के परिक्रमा करने में 18 वर्ष 6 महीना लगता है। माने इमेजिनरी पॉइंट्स को, इनकी गति वक्रीय होती है यानी उल्टी होती है। इनकी स्थिति वास्तविक तथा मध्यम प्रकार से जानी जाती है, यानी एक ट्रू माना जाता है, एक मीन पोजीशन माना जाता है, ठीक हो गया। तो ये कहां स्थित है या समान गति होने पर इन्हें कहां होना चाहिए था, इस प्रकार से समझा जाता है। हिंदू ज्योतिष में हम वास्तविक स्थिति पर विचार करते हैं, यानी ट्रू वैल्यू पर हम विचार करते हैं, मीन पर विचार सामान्यतः नहीं करते हैं। जब हम भोगांश निकाल रहे हैं, डिग्री निकाल रहे होते हैं, तो हम ट्रू वैल्यू, तो आप जब एफेमेरीज की बुक देखेंगे तो आपको ट्रू वैल्यू और मीन पोजीशन मिलेगा, तो आपको हिंदू ज्योतिष में ट्रू वैल्यू ही लेनी है। राहु केतु जिस भाव में बैठे होते हैं उस भाव के अनुसार फल देते हैं। इन्हें किसी राशि का स्वामित्व नहीं दिया गया, परंतु जिस राशि में बैठेंगे उस राशि के स्वामी की तरह फल देंगे, ठीक है। फिर आगे फिर बात करते हैं पंचांग की। तो पंचांग शब्द 5 अंगों से मिलकर बना है। किसी भी उत्तम कार्य को करने के लिए मुहूर्त निकालने हेतु यह 5 अंग प्रयोग होते हैं। हिंदू एफेमरीज को पंचांग भी कहते हैं। इसके 5 अंग निम्नलिखित हैं। तो 5 अंग कौन कौन से हैं? वो तिथि, नक्षत्र, वार, करण और योग। तो तिथि के बारे में चर्चा करते हैं हम। तिथि क्या है? चंद्रमास में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष, और दोनों पक्ष 15-15 दिनों का होता है। प्रतिपदा
द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, या उसी ऑर्डर में जब हम कृष्ण पक्ष में देखेंगे तो अमावस्या। अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा का भोगांश समान होता है। सूर्य और चंद्रमा के भोगांश के अंतर का बढ़ना तिथि को जन्म देता है। कुंडली देखकर पक्ष और तिथि निकाली जा सकती है। तो आप कुंडली देखकर भी ये तय कर सकते हैं कि कौन सी तिथि रही होगी, कौन सा पक्ष रहा होगा। जैसे अगर आपने कुंडली पाई कि सूर्य और चंद्रमा 180 डिग्री पर एक दूसरे से, तो हम कहेंगे कि भाई वो पूर्णिमा है। और यदि वो दोनों प्लैनेट एक ही डिग्री पर है या काफी नजदीक है डिग्री के, सूर्य 0 डिग्री का है, चंद्रमा 1 डिग्री का है, तो इसका माने वो अमावस्या के बहुत नजदीक है। और अगर इनमें आमने सामने हैं ये, तो फिर ये पूर्णिमा का चार्ट होगा। ठीक है, तो और इसी प्रकार से इनके इंटरसेक्ट को यहां कृष्णाष्टमी और यहां शुक्लाष्टमी नाम दिया जाता है। चंद्रमा का बल सामान्यतः अष्टमी तिथियों में बढ़ जाता है, चाहे वो शुक्लाष्टमी हो और चाहे वो कृष्णाष्टमी हो। जैसे बोलते हैं ना, अमावस्या के अगले दिन जो है वो चंद्रमा का आकार बहुत कम होता है, तो वो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। देखिए, अगर अमावस्या के अगला दिन है तो फिर वो माने पूर्णिमा की तरफ जा रहा है, और अमावस्या से पहले एक दिन है तो वो अभी कृष्ण अष्टमी करता हुआ अमावस्या के पास आ रहा है। ठीक हो गया, तो ये बात समझनी है कि अमावस्या के बाद की बात कर रहा है कि अमावस्या के पहले की बात कर रहा है। तो ये अमावस्या से पहले वाला अंतराल है, अमावस्या के बाद। जैसे अमावस्या बीत गया है, उसका मतलब प्रतिपदा शुक्ल पक्ष की लग गई है, फिर वो बढ़ रहा है, धीरे 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 आते शुक्ल अष्टमी में चंद्रमा का पर्याप्त बल बढ़ जाता है। इसी प्रकार से हम कृष्ण अष्टमी तक के चंद्रमा को भी बली मानते हैं, और जब कृष्ण अष्टमी के आगे चला जाएगा तो फिर हम कहेंगे चंद्रमा का आकार अब काफी ज्यादा कम हो गया है, और अमावस्या के बहुत नजदीक चला जाएगा तो चंद्रमा का बल काफी कम हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये इस डायग्राम के जरिए भी आप समझ सकते हैं। अमावस्या से पूर्णिमा 15 तिथि बनती है, जो कि 180 डिग्री मान की है। इस प्रकार से एक तिथि का मान निकलता है 12 डिग्री। ठीक हो गया, तो एक तिथि हम 12 डिग्री की मान रहे हैं। तो अब ये डायग्राम के जरिए भी थोड़ा और आप क्लियर समझ सकते हैं कि अगर किसी चार्ट में आपने ये देखा है तो माने अमावस्या के नजदीक जन्म है। अगर एग्जैक्ट 0 डिग्री है तो अमावस्या ही है। बाकी कई दफा प्रतिपदा में भी ऐसा हो जाता है कि दोनों प्लैनेट एक ही राशि में है, लेकिन चंद्रमा कुछ डिग्री आगे निकल गया है। ठीक हो गया, और ऐसे ही आपने देखा कि चंद्रमा आगे है तो ये शुक्ल पक्ष का चार्ट है, और इस प्रकार आप इसको पूर्णिमा मान रहे हैं। और यदि इसके 180 डिग्री के आगे वाले हिस्से में है, ये समझना है इस चीज को कि सूर्य और चंद्रमा एक साथ हैं तो ये अमावस्या है, और क्योंकि ये तो 180 डिग्री है, तो यानी अगर अमावस्या से आगे बढ़ गया है चंद्रमा तो हम इसको क्या मानेंगे, शुक्ल पक्ष। और वो 180 डिग्री पार्ट को क्लियर क्रॉस कर चुका है, तो हम ये क्या बोलेंगे, अभी ये एक प्रकार से अमावस्या के नजदीक जा रहा है, या कृष्ण पक्ष का पार्ट है। ठीक हो गया, तो ये शुक्ल पक्ष माने इसके 180 डिग्री बैरियर को इसने क्रॉस नहीं किया, तब तक शुक्ल पक्ष माना जाएगा। और सूर्य और चंद्रमा से 180 डिग्री बैरियर से आगे निकल गया यदि चंद्रमा, यानी पूर्णिमा का जो कॉम्बिनेशन होता है उससे आगे निकल गया है, उसको फिर हम कृष्ण पक्ष मानेंगे। ठीक हो गया, और तिथि का निर्धारण भी हम इस प्रकार कर सकते हैं। जैसे एक तिथि के लिए हमने 12 डिग्री चुना है, तो चंद्रमा की जितनी डिग्री है और सूर्य की जितनी डिग्री है उस प्रकार से आप तिथि का निर्धारण कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कितना ज्यादा बढ़िया मैथमेटिकली कितना स्ट्रांग है ये, कि चंद्रमा की आपको डिग्री मिल गई है, सूर्य की आपको डिग्री मिल गई है, उसी प्रकार से आप तिथि निर्धारण कर सकते हैं। मान लीजिए चंद्रमा 24 डिग्री का, सूर्य 12 डिग्री का है,
दोनों को माइनस किया 12, नीचे हमें 12 डिग्री से डिवाइड करना है, फिर ये एक पहली तिथि आ गई। ठीक हो गया। तो तिथि की गणना करते वक्त हमेशा सूर्य के भोगांश में से चंद्रमा के भोगांश को घटाना है। ठीक हो गया। यदि चंद्रमा का भोगांश सूर्य के भोगांश से कम है तो उसमें 12 राशि जमा कर दें। तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी है कि यदि आपको लग रहा है कि जो चंद्रमा का भोगांश है वो कम आ रहा है तो फिर हमें 12 जमा कर देना है। उस प्रकार से आप तिथि निर्धारण कर सकते हैं। इसमें उदाहरण भी समझ सकते हैं कि चंद्रमा का भोगांश, ठीक हो गया, 8, ये समझना 8 राशि पार कह सकते हैं, 11 डिग्री 21 मिनट। सूर्य का भोगांश 9 राशि पार 10 डिग्री 20 मिनट है। तो तिथि निकालनी है हमें। तो चंद्रमा 8 राशि पार 11 डिग्री 21 मिनट, सूर्य 9 राशि पार 10 डिग्री 20 मिनट डिवाइडेड बाय 12। अब हम इसमें जैसे मैंने बोला कम है यदि, तो इसमें हम 12 जोड़ देंगे। ठीक हो गया, क्योंकि ये सूर्य की डिग्री से कम आ रहा है चंद्रमा। तो फिर हमने इसमें 12 जोड़ दिया तो 20 बन गया। तो 20 राशि पार 11 डिग्री 21 मिनट, 9 राशि पार 10 डिग्री 20 मिनट डिवाइडेड बाय 12। तो ये आ गया 11 राशि पार, ठीक हो गया, 1 डिग्री 1/12। तो डिग्री को डिग्री से भाग करने के लिए डिग्री में बदल दिया हमने इसको। देख रहे ये, क्योंकि साइन एक राशि को रिप्रेजेंट कर रहा था 11 राशि पार। तो अगर राशि को हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप जानते हैं एक राशि 30 डिग्री का होता है, तो हमने 30 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। और बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा था 1 डिग्री तो पहले से ही था, 1/12 था, तो इसको हम इस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आ गया 331.016 डिग्री बटे 12 डिग्री। तो ये बना 27.58, अर्थात 27 तिथि निकल चुकी है। ठीक हो गया। तो ध्यान देना 27 से आगे आ गया, तो 27 तिथि निकल चुकी है और 28वीं तिथि चल रही है। तो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की बात चल रही है यहाँ। तो इस प्रकार अपने को ध्यान रखना है कि किस प्रकार से हम त्रयोदशी या चतुर्दशी ऐसे निर्धारण करते हैं। अब नक्षत्र की गणना के लिए क्या किया जाता है? नक्षत्र की गणना के लिए चंद्रमा के भोगांश, ठीक हो गया, चंद्रमा की डिग्री को मिनट में बदलें और उसको 800 मिनट से भाग दे दें। बट इसमें ध्यान रखना है, हम चंद्रमा की जब डिग्री लेंगे तो चंद्रमा, जैसे मान लीजिए ये जो बात लिखी हुई है इसका मतलब है वो 6 राशि पार हो गया है, तो 7वीं राशि में है, ये बात समझनी है भाई। लिख रहे 6 साइन, एस का मतलब साइन, 6 साइन वो क्रॉस कर चुका है। ठीक हो गया। तो जब वो 7वीं राशि में होगा तो चंद्रमा का भोगांश इस प्रकार से लिखा जाएगा, 6 राशि पार 21 डिग्री और 20 मिनट। तभी हम इसको 800 मिनट जो डिग्री के लिए लिया गया, ध्यान रखना टाइम के लिए नहीं लिया गया, ये एंगल के लिए लिया गया। जो भी उत्तर आएगा उसका दशमलव से पहले के संख्या के नक्षत्र निकल चुके हैं और अगला नक्षत्र चल रहा है। दशमलव के बाद 0.25 तक अगले नक्षत्र का पहला चरण, 0.25 से 0.50 तक दूसरा चरण, 0.50 से 0.75 तक तीसरा चरण और उसके आगे चौथा चरण। तो कितना प्रिसाइज है नक्षत्रों के बारे में भी। यानी जैसे ये 15.1 की बात करें तो 15 नक्षत्र निकल चुके हैं, और क्योंकि ये 0.25 के भीतर ही है 0.1, तो अभी 16वां नक्षत्र का पहला चरण ही चल रहा है जो हमने चंद्रमा के भोगांश के जरिए जान लिया। तो आप इस प्रकार से किसी भी नक्षत्र का, माने किसी भी ग्रह का
नक्षत्र गणना कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब बात आती है पंचांग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है करण। सूर्य और चंद्रमा के भोगांश में 12 डिग्री के अंतर को एक तिथि कहा जाता है। उसी प्रकार से चंद्र और सूर्य के 6 डिग्री के अंतर को करण कहा जाता है। करण दो प्रकार के होते हैं, माने एक तिथि में हम कह सकते हैं दो करण होते हैं। ठीक हो गया। और एक तिथि में दो करण होते हैं, लेकिन हम फर्दर करण के और डिवीजन बना सकते हैं कि करण होते कितने प्रकार के हैं। ठीक हो गया। चर करण और स्थिर करण, ये दो अलग अलग बातें। एक तिथि में दो करण है, लेकिन करण के फर्दर जो हम टाइप बोलते हैं वो चर करण और स्थिर करण। चर करण में आगे और 7 प्रकार के होते हैं, स्थिर करण में आगे 4 प्रकार और होती हैं, तो कुल 60 करण होते हैं। इस प्रकार से एक तिथि में दो करण होते हैं। चर करण चलायमान होते हैं और 8 बार दोहराए जाते हैं। इस प्रकार से कुल 60 करण हो जाते हैं। करण का प्रयोग मुहूर्त निकालने में होता है। स्थिर करण सामान्यतः बचना चाहिए, स्थिर करण से अशुभ माने जाते हैं और किसी भी शुभ कार्य के लिए छोड़ दिए जाते हैं। तो चर करण कौन कौन से हैं? बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, विष्टि। स्थिर करण है किस्तुधन, शकुनी, चतुष्पद, नाग। तो ये स्थिर करण है। अब करण कैसे निकाला जाता है? करण के लिए फिर वही चंद्रमा का भोगांश माइनस सूर्य का भोगांश डिवाइडेड बाय 6 डिग्री। याद रखना है, तिथि के लिए हम जैसा 12 डिग्री से डिवाइड करते थे और यहां 6 डिग्री, 6 डिग्री से डिवाइड करेंगे। और यहां पर हम अलग अलग तिथियों के हिसाब से करण जान सकते हैं। जैसे शुक्ल पक्ष की पहली तिथि यानी प्रतिपदा, तो पहला करण क्या है? किस्तुधन। ठीक हो गया। और दूसरा बालव, और तीसरी तिथि तैतिल, और इसी प्रकार से चौथी तिथि है वाणिज, पांचवी तिथि है बव, छठी है कौलव। तो ये इसी प्रकार से ये शुक्ल पक्ष की थी और ये कृष्ण पक्ष की है। कुछ विषय ऐसे हैं जो अभी, कुछ गंभीर विषय ऐसे हैं जो हमने अभी चर्चा में नहीं शामिल किए हैं, और कुछ ऑलरेडी हम श्रद्धा अष्ट ज्योतिष के प्लेलिस्ट में रिकॉर्ड कर चुके हैं, इसीलिए उनको अभी चर्चा में शामिल नहीं किया जा रहा है। तो कृष्ण पक्ष के 16वीं तिथि से लेकर फिर हम आगे 30 तिथि तक ये करण यहां से निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं योग की। योग का अर्थ होता है जोड़ना। कुल 27 योग होते हैं जो चंद्र और सूर्य के भोगांश को जोड़कर निकलते हैं। योग शुभ अथवा अशुभ होते हैं। योग निकालने के लिए चंद्र और सूर्य के भोगांश को जोड़कर 13 डिग्री 20 मिनट से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे योग निकल जाता है। तो इस प्रकार से चंद्रमा का भोगांश सूर्य का भोगांश ऐड करना है, डिवाइडेड बाय 13 डिग्री 20 मिनट। तो ये ध्यान देना, 13 डिग्री 20 मिनट ये एक नक्षत्र का इंटरवल माना जाता है। तो उसी प्रकार से फिर ये जब निकलेंगे तो अलग अलग 27 योग आ जाएंगे। विश्वकुम, प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, इनके बारे में भी हमने डिटेल्ड में वीडियो, हमारा डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में, कि इन शब्दों का तात्पर्य क्या है, इन योगों का क्या तात्पर्य है, कब हम प्रीति योग को इस्तेमाल करें, कब वज्र योग भी हमारे लिए कई दफा कारगर हो जाता है। तो वो सब चीजें हमने पहले ही रिकॉर्ड कर दी हैं। अब आती है बात वार को लेकर, जैसे सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, सप्ताह के एक दिन को वार कहा जाता है और इससे उस दिन के स्वामी का निर्धारण देखा जाता है। सूर्य के एक बसंत संपात से दूसरे बसंत संपात बिंदु में पहुंचने में लगने वाले समय को एक सायन वर्ष कहा जाता है, जिसकी अवधि होती है 365.24
दो दो दिन। इस संख्या को ले पूर्ण दिवस अगले 100 वर्ष, 200 वर्ष या फिर 400 वर्ष में भी नहीं बन पाएंगे। यानी अगर इसको लेंगे तो ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इस कारण से कैलेंडर वर्ष को 365.2425 दिन माना गया। और 45 बीसी में यानी बिफोर क्राइस्ट जूलियस सीजर ने कैलेंडर बनाया जो मॉडर्न कैलेंडर से काफी मिलता जुलता था, जिसमें यह अंतर पूरा करने के लिए हर चौथा वर्ष लीप ईयर था, जिसमें एक अतिरिक्त दिवस होता था। लेकिन इसमें भी कुछ कमियां पाई गई। इस कारण से इस पद्धति से हर 400 वर्ष में 3 दिन की गलती हो जाती थी। इस गलती को ठीक करने के लिए 16वीं शताब्दी में पॉप ग्रिगोरियन III ने इस कैलेंडर में एक परिवर्तन कर दिया। इससे हर वो शताब्दी वर्ष जो 400 से भाग नहीं होता में लीप ईयर नहीं होता था। केवल 400, 800, 1200, 1600, 2000 आदि वर्षीय लीप ईयर होते हैं। इन्हें पूर्ण शताब्दी वर्ष कहते हैं। इस वर्ष में अतिरिक्त दिन शून्य होते हैं। ऐसे में हर 100वां वर्ष लीप ईयर नहीं माना जाएगा और हर 100 वर्ष में 24 लीप ईयर माने जाएंगे। ऐसे करने से 3000 से भी अधिक वर्षों में एक दिन का अंतर आएगा। माने ये ज्यादा प्रिसाइज रहा। ग्रिगोरियन जो कंसेप्ट बाद में जूलियस सीजर के बाद ऐड किया गया। वार निकालने के नियम, तो वार निकालने के लिए भी हम गणित की कैलकुलेशन करते हैं कि कौन सा वार चल रहा है। इसको भी आप चाहें तो सीख सकते हैं। हालांकि हम इस चीज को अभी आपके साथ पीडीएफ शेयर कर देंगे, बट अभी हम इसको डिटेल में नहीं बताएंगे। इसी प्रकार से गुलिकादी है, क्योंकि हम ऑलरेडी ये गुलिकादी की और वार निकालने का वीडियो हमारे दूसरे चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में अपलोड कर चुके हैं, और इसीलिए हम गुलिकादी का भी डिवीजन कैसे करना है उसको अभी हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो इसी प्रकार से कोई भाव स्पष्ट, कोई भाव मध्य, उसके बारे में भी हमने हालांकि विस्तार से बताया हुआ है, बट फिर भी इसका एक ओवरव्यू आपको दे सकते हैं। जिस कुंडली के लिए दशम भाव मध्य की गणना करनी है, उसी कुंडली के लिए ईस्ट संपातिक काल लेना पड़ेगा, और उसी ईस्ट संपातिक काल के अनुसार टेबल ऑफ असेंडेंट की किताब के पेज संख्या 60 माने 80 या पेज नंबर 8 से गणना की जा सकेगी। तो वो आप टेबल ऑफ असेंडेंट मैंने बताया भी आपको कौन सी बुक है। आप हमारे ग्रहों के गणित वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको वो बुक मैंने विस्तार से बताई है। उसके पेज संख्या 80 और 8 में जाकर आप रेफरेंस ले सकते हैं। जैसे आप लगन निकालने में वर्ष के लिए अयनांश संशोधन करते हैं, वैसे ही दशम भाव मध्य के लिए भी अयनांश संशोधन करेंगे। ठीक हो गया। लग्न स्पष्ट निकालना पहले ही हम सीख चुके हैं। दशम स्पष्ट हमने इधर निकाल लिया। दोनों के भोगांश में 6 साइन जोड़ घटा के हम सप्तम या चतुर्थ भाव स्पष्ट मध्य निकाल सकते हैं। तो उसी प्रकार से जो अगर हमें मिल जाता है तो उसमें हम 6 साइन जोड़कर अपने आप ही फिर चतुर्थ भाव के लिए और सप्तम भाव के लिए भी निकाल सकते हैं भाव स्पष्ट। ठीक हो गया। तो उसका वो क्यों इस प्रकार जोड़ा जाता है, उसका डिटेल अगर आप समझना चाहते हैं, उसका लॉजिक समझना चाहते हैं, तो आप हमारे दूसरे चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, जहां आपको ये वीडियो मिल जाएगा मेंबर्स ओनली सेक्शन में। अब हमें भाव संधि निकालना होगा। इसके लिए हमें दशम भाव से लगन की ओर चलते हैं, इसलिए हम हमेशा लग्न से भोगांश में से दशम का भोगांश घटाते हैं और उत्तर को 6 भागों में विभक्त कर देते हैं, अर्थात 6 से भाग कर देते हैं।
यदि लग्न का भोगांश दशम के भोगांश से कम हो तो लग्न के भोगांश में 12 साइन जमा करके फिर दशम से घटाते हैं। दशम से लग्न पर पहुंचने के बाद हम लग्न से चतुर्थ की ओर चलेंगे। उसके लिए हम चतुर्थ के भोगांश में से लग्न का भोगांश घटाएंगे और 6 बराबर भागों में बांटेंगे। यदि पहला भाग 15 डिग्री का आया तो उसी भाग तो यह भाग भी 15 डिग्री का होगा। तो यदि पहला भाग 15 डिग्री का आया तो यह भाग भी अब 15 डिग्री का ही मानेंगे। यदि पहला भाग 16 डिग्री का आया तो यह भाग 14 डिग्री का मानना है। ठीक हो गया। तो जैसे आप 30 डिग्री का मान रहे हैं तो 15-15 डिग्री के हिसाब से बराबर इंटरवल है, और अगर वहां 16 चला गया तो यहां फिर 14 डिग्री। इस प्रकार से समझना है। ये एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, इस पर्टिकुलर के लिए हमने लग्न निकालना सीखा है, बट हम पुराने वीडियो में ये लग्न निकालना सीख चुके हैं। तो मैं चाहूंगा आप वहां जाकर लग्न निकालना किस प्रकार से निकाला जाता है इसको अच्छे से जानें। ठीक है। भाव मध्य गणना कैसे करते हैं, चलित का तात्पर्य क्या है। अब इसमें कुछ चीजें हैं। समर टाइम करेक्शन, कुछ एरिया में समर टाइम हिसाब से कुछ समय में परिवर्तन कर दिया जाता है। जैसे मैंने अभी लगभग 6 महीने पहले एक कुंडली देखी थी, वो कहीं न्यूजीलैंड की कुंडली उन्होंने बताई थी। तो उन्होंने कहीं इंडिया में किसी दूसरे एस्ट्रोलॉजर को भी कहा होगा कि कुंडली बनाने के लिए। अब उन्होंने जो इस प्रकार से कुछ टाइम चेंज किए जाते हैं, माने विंटर टाइम करेक्शन, समर टाइम करेक्शन में, तो न्यूजीलैंड में उन्होंने वो जो करेक्शन ऐड किया हुआ था, माने हम उसको जिसको 6 PM मान रहे हैं वो वास्तव में 6 PM ना होकर यदि 8 PM है तो जब तक आप उसको टाइम करेक्शन में नहीं करेंगे तो कुंडली या लग्न गलत आएगा। तो वही उसमें भी समस्या आ रही थी कि हमने जो कुंडली बनाई और उन्होंने किसी से कुंडली बनाई उसमें लग्न अलग आ रहा था, क्योंकि उन्होंने न्यूजीलैंड में जो उन्होंने टाइम में परिवर्तन, चाहे वो कई दफा वार टाइम करेक्शन होता है, समर टाइम करेक्शन होता है, वो टाइम करेक्ट नहीं किया था, तो वो लग्न गलत आ रहा था। कई देशों में ग्रीष्म काल में समर टाइम का अनुसरण करते हैं तथा उस काल के लिए घड़ी को 1 या कई 2 घंटे आगे कर दिया जाता है। यदि जातक का उस समय का जन्म होता है तो उसमें 1 या 2 घंटे कम करके उधर का जोनल स्टैंडर्ड टाइम निकल आएगा। तो आप ये बात समझ गए होंगे कि भाई हमने अपनी सुविधा के लिए कि भाई वो 8 बजे ना मानकर उसको 6 बजे माना, बट आपको यदि उसका चार्ट बनाना है तो आपको जो एक्चुअल जोनल स्टैंडर्ड टाइम है वो निकालना पड़ेगा। ठीक हो गया। इंग्लैंड में 2 घंटा और उत्तरी अमेरिका में यह 1 घंटा होता है। विषमकालीन संस्कार के लिए इंडियन एफेमेरीज, जो किताब हमने पहले भी आपको बताई थी, 2021 के पेज 161 को देखें, पृष्ठ 155 पे सभी शहरों का वर्णन किया गया है, जिसके लिए ग्रीष्मकालीन इस प्रकार करेक्शन किया गया है। लग्न निकालने के बाद जब ग्रहों के भोगांश निकालने हैं तो उस समय का जोनल स्टैंडर्ड टाइम, जो कि समर टाइम करेक्शन के बाद मिला, वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में परिवर्तित कर लीजिए, तभी हम सही चार्ट गणना कर सकते। इसी प्रकार कई दफा युद्ध के समय वॉर चल रहा है तो अब वॉर के समय पर हमने कुछ बदलाव किए थे। खास करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये बड़ा परिवर्तन किया गया था। 1 सितंबर 1942 से 14 अक्टूबर 1945 तक, तो स्पेशली अगर आपके पास कोई इस अवधि पर कोई चार्ट इस अवधि का आता है तो आपको फिर वार टाइम करेक्शन करना होगा, नहीं तो लग्न गलत आएगा, फलित गलत हो जाएगा। तक युद्ध के समय भारतीय मानक समय को 1 घंटे के लिए बढ़ा दिया गया था। यह वृद्धि संपूर्ण भारत, आधुनिक समय के बांग्लादेश और पाकिस्तान पर भी लागू होती है, क्योंकि वो उस समय पर भारत के ही हिस्से थे। उस दौरान भारतीय मानक समय ग्रीनविच औसत समय से
6.5 घंटे आगे था। तो ये बात ध्यान रखनी है, जो आज हम +530 लेते हैं, उस समय के जो चार्ट में लेंगे वो +630 लेंगे, तो चार्ट में लग्न गलत होने का पूरा चांस है यदि आप इन समय का कोई बर्थ टाइम ले रहे हैं। यानी 1 सितंबर 1942 से 14 अक्टूबर 1945 के बीच का कोई आपको बर्थ टाइम मिला है, तो आपको ये करेक्शन करना होगा। उस काल में जन्मे जातक के जन्म समय में 1 घंटा घटा के आज का IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम प्राप्त हो जाएगा आपको। ठीक हो गया? तो इस प्रकार से कुछ उदाहरण है, हमने कुंडलियां बनाने के लिए कुछ वीडियो हैं, वो आप हमारे श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष के प्लेलिस्ट सेक्शन में ग्रहों के गणित वाले पार्ट में जा सकते हैं, जो आपको हमने कुंडलियां बनाना भी सिखाया है, किस प्रकार से एफेमेरीज का और टेबल ऑफ असेंडेंट बुक का इस्तेमाल करके हमने लग्न निकाला, लग्न शोधन किया, तो वो सारी बातें हम सीख सकते हैं। तो आज के इस क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।